क्या मित्र? इस वीडियो में हम प्रारंभिक हिंदी को समझेंगे। इससे पहले की जो वीडियो है अपभ्रंश और अवहट्ट, उसे देख लीजिए, क्योंकि जब हम विकास क्रम देखते हैं संस्कृत से पाली, फिर पाली से प्राकृत और प्राकृत से फिर अपभ्रंश, तो और अपभ्रंश से फिर अवहट्ट, तो प्रारंभिक हिंदी के विकास को समझने के लिए आपको अपभ्रंश और अवहट्ट, जो कि मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था है, उनको समझना जरूरी है, क्योंकि वे सारी विशेषताएं इसमें फिर से आपको मिलेंगी। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि एग्जाम में आपको अवहट्ट ही लिखना है और कुछ एक दो अंतर हैं, वो अंतर मैं आपको बता दूंगी इस वीडियो में। उसको आपको स्पष्टता उल्लेख करना होगा कि ये यहाँ पर आ जाते हैं। बाकी लिखना आपको पूरी तरह से अवहट्ट ही है, और अवहट्ट लिखने से पहले आपको अपभ्रंश समझना पड़ेगा। जो चक्रधर शर्मा गुलेरी, उन्होंने तो कहा था कि 11वीं शताब्दी की परवर्ती अपभ्रंश यानी कि अवहट्ट से पुरानी हिंदी का उदय माना जा सकता है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो अपभ्रंश और जो हमारी आधुनिक हिंदी है उसके बीच की कड़ी है प्रारंभिक हिंदी। तो देखिए आपने क्या देखा था, अब यहाँ पर स्वर और व्यंजन व्यवस्था यानी ध्वनि व्यवस्था देख लेते हैं। अपभ्रंश में तो आपने देख लिया था कि कितने स्वर थे, ये बड़ा, फिर ई उ ए ओ और अ, ये था। और अपभ्रंश में क्या नहीं था, ए और ओ, जिसका विकास अवहट्ट में होता है। अब यहाँ पर दिखाई देगा। व्यंजन में आप देखिए इतनी व्यंजन थी, उसके अलावा ड और ढ नई ध्वनियां अवहट्ट में आ गई थी। तो यहाँ प्रारंभिक हिंदी में और कौन सी ध्वनि आ जाएंगी, यहाँ पर अंगा देखिए, इया देखिए, ड और ढ तो आ ही चुकी थी अवहट्ट में, और न, इसके अलावा श। स देखिए तत्सम शब्दों में विद्यमान था, और इसके अलावा ये वाला जो स था वो श रूप में लिखा जाता था। तो ये आपको याद रखना है प्रारंभिक हिंदी की अलग से जो विशेषताएं हैं वो। अगर समानता देखें तो बहुत कुछ समानता है, जैसे कि स्वर भक्ति देखने को मिल जाती है, जैसे कि हमने पढ़ा था क्रिया से क्रिया, क्रिया लिखेंगे। ट वर्ग है लेकिन सीमित मात्रा में, बिल्कुल अवहट्ट की तरह। री का व्यवहार संस्कृत के शब्दों में नियम पूर्वक और तद्भव शब्दों में री के स्थान पे अ, ई, उ और ए ने ले लिया था। अकारण अनुनासिकता दिखाई देती है, जैसे कि पंखी। अपभ्रंश में द्वितीयकरण तो हो ही गया था, जैसे चक्र लिख रहे थे चक्र को, अवहट्ट में क्या कर रहे थे, क्षतिपूर्व दीर्घीकरण के लिए चाक लिखते थे। तो सेम टू सेम जो रहेगा प्रारंभिक हिंदी में भी रहेगा। सारी चीजें आपको दिख रही हैं विशेषता अवहट्ट की, इसीलिए अवहट्ट आपको याद करना जरूरी है। फिर इसके अलावा क्या देखते हैं, सर्वनाम का बहुत अधिक विकास हुआ था। हिंदी के सभी सर्वनाम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, वे, कौन, जो, तेरा। अब तो हिंदी की तरह लिखने लगेंगे हम। कृदंती विशेषण की वृद्धि हो गई थी, कृदंती क्रिया और संयुक्त क्रिया का विकास हो गया था, और इसमें काल जो है बिल्कुल अवहट्ट के समान है। अब इसका मतलब क्या है, वर्तमान काल को हम त रूप में लिखेंगे, भूतकाल में ल रूप और भविष्य काल में ब और ही रूप में दिखाई देता है। शब्दकोश की विशेषता भी अवहट्ट के समान है, जैसे तद्भव सबसे ज्यादा दिखेगा, उसके पास देशज और फिर विदेशी शब्द और फिर तत्सम। और तत्सम शब्द जैसे गुंडा हांडी का विकास तो आपको अवहट्ट में ही दिखाई देता है। तो ये सारी चीजें कुल मिलाकर के अवहट्ट ही हैं। अंतर आप देख लीजिए क्या हो जाता है। देखिए अपभ्रंश का विकास 7वीं से 9वीं शताब्दी था, अवहट्ट 9 से 11वीं, और ये 12वीं से 14वीं थी प्रारंभिक हिंदी। आपने देखा था कि छ में परिवर्तन हो गया था, ख और ख हो गया था अपभ्रंश अवहट्ट में, और न को ड़ रूप में लिखा जाता था। लेकिन अब आप क्या देखते हैं, प्रारंभिक हिंदी में ख और छ दोनों का प्रयोग हो रहा था। पश्चिमी हिंदी में ख जैसे लखन है, पश्चिमी हिंदी में लखन बोलेंगे, और उसी को पूर्वी हिंदी में लक्ष्मण बोलेंगे। तो ख और छ दोनों का उपयोग हो रहा है। न का प्रयोग पूर्वी हिंदी में किया जा रहा था, और पश्चिम में ड़ का प्रयोग, यानी न और ड़ दोनों का प्रयोग किया जा रहा था। यही अंतर दिखाई देता है। और इसके अलावा कर्म कारक के लिए को का विकास हो गया था, ये अलग से विशेषता है प्रारंभिक हिंदी की। अधिकरण के लिए पर शब्द का विकास हो गया था, तो ये विशेषता होगी। और हिंग और ए विभक्ति से सभी कार को काम होता है, ये तो पहले भी आपने पढ़ा था। स्त्रीलिंग शब्द जो है अब एकारांत होने लगे। बहुवचन बनाने के लिए ए या फिर अन प्रत्यय का इस्तेमाल, जैसे बेटा है तो बेटे, और सखिया है तो सखियन, या फिर न प्रत्यय का इस्तेमाल किया जा रहा था। ये कुछ विशेषताएं हैं जो कि अलग कर रही थी थोड़ी बहुत। वैसे लिखना आपको